हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो इलेक्ट्रिकल कूलिंग यूडब्ल्यूटी में जो हमारा चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और आज की इस चैप्टर से हमारा यूडब्ल्यूटी भी फिनिश हो गया, यानी कि जो सब्जेक्ट है पूरा वो भी कम्प्लीटली मैंने फिनिश कर दिया है। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जैसे ड्राइव हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया, उसकी बहुत अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको आईएमआरई के 400 एमसीक्यू, कितने 400 एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए गए। अगर वो भी अभी तक आपने नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके देख लीजिए। अगर हो सकता है कि अगर आप थोड़े से मेहनत करें तो आप इसके आईएमआरई के थ्योरी लेक्चर्स को भी एक बार कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना, जल्दी से 2x स्पीड में देख करके कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक नॉलेज और हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखो मैंने हर एक टॉपिक से सिलेबस के अकॉर्डिंग तो टच किया ही किया है, लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको डिस्क्राइब करना ही ज़्यादा बेटर रहता है और वो चीज़ें डिस्क्राइब करने से समझ में आती है। ठीक है ना, तो वो जाके प्लीज़ अभी देख लीजिए। और इसके साथ साथ ईडीटीवी की केवल 2 चैप्टर बचे, वो भी मैं जस्ट कंप्लीट करवा दूंगा। प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। और ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाए। आज मैं इलेक्ट्रिकल कूलिंग के बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो फिर सब लोग अगर जुड़ गए हों तो लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर के पीछे ट्यूब का किनारा है, कैसा होता है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन ए कंडेंसर ट्यूब होता है, वाष्पीकरण ट्यूब होता है, रेफ्रिजरेटिंग कूलिंग ट्यूब होता है, या फिर केस का ट्यूब होता है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए, चैट पे बताते रहिए कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो हमारे घरेलू रेफ्रिजरेटर के जो पीछे ट्यूबों का किनारा होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है हमारा कंडेंसर ट्यूब होते हैं। कैसे होते हैं कंडेंसर ट्यूब, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा, इसमें सिंपल सा ए सही है। ठीक है ना, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर तब तक सहज महसूस करता है जब मानव शरीर के उपापचय द्वारा उत्पन्न ऊष्मा किसके बराबर होती है। पहला ऑप्शन है परिवेश में गर्मी फैल गई है, मानव शरीर में जमा गर्मी के बराबर, या फिर इन दोनों के, परिवेश में जो फैली गर्मी और मानव शरीर में जो उन सबका योग होता है तब, या फिर उन दोनों का अंतर। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, जल्दी से चैट में बताइए। देखिए आपके जो क्वेश्चन है वो मीडियम लेवल के, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं आएंगे। जो इलेक्ट्रिकल कूलिंग टॉपिक है वो मोस्टली मैकेनिकल का टॉपिक है, लेकिन हाँ यहाँ आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे क्वेश्चन। इसको बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, हम बता दें इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। परिवेश में गर्मी फैल गई और मानव शरीर में जमा गर्मी दोनों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कम परिवेशी वायु शीतलन प्रणाली में क्या होता है। एक कूलिंग टरबाइन और एक हीट एक्सचेंजर होता है। बी नंबर में बताइए एक शीतलन टरबाइन और 2 ताप विनिमयक होते हैं, एक्सचेंजर होते हैं, या फिर 2 कूलिंग टरबाइन होती है और एक हीट एक्सचेंजर होता है, या फिर 2 कूलिंग टरबाइन और 2 हीट एक्सचेंजर होते हैं। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है, जल्दी से बताइए चैट में। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 2 कूलिंग टरबाइन और एक हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा सही है ऑप्शन नंबर इसका, तो सिंपल सा इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर सही है, ये 2 कूलिंग टरबाइन और एक हीट एक्सचेंजर। घरेलू रेफ्रिजरेटिंग की रेटिंग किस प्रकार की किस क्रम की होती है दोस्तों, पहले 0.1 टन, 5 टन, 10 टन, 40 टन, यानी कि मतलब एक रेटिंग होता है कि किस स्टार्टिंग होगी, कितने टन से स्टार्टिंग होगी, वो पूछा गया है। बताइए दोस्तों जल्दी से चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, तो हम बताते हैं, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 0.1 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है ना, तो कौन सा सही है इसका ऑप्शन नंबर हमारा सिंपल सा 1 सही है, 0.1 टन से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद समताप मंडल में निम्न में से किस रेफ्रिजरेंट की ओजोन रिक्तीकरण क्षमता अधिकतम होती है। बताइए इसमें कौन सी, यानी कि किस रेफ्रिजरेंट की जो होती है ओजोन को रिक्तीकरण की क्षमता अधिक होती है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, जल्दी से बताइए। इसमें से दोस्तों हम आपको बता दें इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सही है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फ्लोरीन डी सही है। ठीक है ना, यानी कि रिक्तीकरण की क्षमता किसमें अधिक होती है, फ्लोरीन में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित किस चक्र को नियोजित करता है, रैंकिंग को, कार्नोट या फिर कार्नो को, या फिर उलट, यानी कि जस्ट जो अपोजिट होती है उल्टी होती है रैंकिंग, या फिर उलट कार्नो की। ठीक है ना, तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों चैट में।
दोस्तों हम आपको बता दें इसमें कौन सा सही है। जस्ट जो उलट कार्नोट होता है, यानी कि उल्टा जो कार्नोट साइकिल होती है, ये उसके जस्ट अपोजिट हमारी वाष्प संपीड़न प्रणाली चक्र को नियोजित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। वाष्प संपीड़न चक्र पर काम करने वाले घरेलू रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित प्रकार के विस्तार उपकरण का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है विद्युत संचालित थ्रॉटलिंग वाल्व का, मैनुअल रूप से संचालित वाल्व का, थर्मोस्टैटिक वाल्व का, या फिर केस्का ट्यूब का। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। ठीक है, बताइए कौन सा सही है चैट में। तो हम दोस्तों बताते हैं इसमें से कौन सा हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, यानी कि इसमें किसका प्रयोग करते हैं, केस्का ट्यूब का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त तरल पदार्थ होता है, ये बताइए। इलेक्ट्रोलक्स जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें तरल पदार्थ कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है पानी और हाइड्रोजन, अमोनिया और हाइड्रोजन, अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन, है फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें बताइए चैट में कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर होता है इसमें अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन, ये तीनों ही पदार्थ हमारे प्रयुक्त तरल पदार्थ होते हैं। ये तीनों प्रयुक्त पदार्थ प्रयोग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रेफ्रिजरेंट अत्यधिक विषैला होता है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर R12। ठीक है ना, बताइए इसमें कौन सा सही है, चैट में बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कौन सा, अमोनिया सबसे ज़्यादा हमारा विषैला होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाष्प संपीड़न संप्रणाली में कंडेंसर से गुजरने के बाद रेफ्रिजरेंट की स्थिति कैसी होती है, ये बताना है दोस्तों आपको। जल्दी से बताइए। संतृप्त तरल, गीला वाष्प, सूक्ष्म संतृप्त वाष्प, या फिर सुपर हीटेड वाष्प। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। वाष्प संपीड़न प्रणाली में कंडेंसर से गुजरने के बाद रेफ्रिजरेटर की जो स्थिति है वो कैसी हो जाती है, बताना इसमें। तो इसमें हम बताते हैं आपको कौन सा कैसी हो जाती है। संतृप्त तरल हो जाता है। कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड लिक्विड रूप में हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, लिथियम ब्रोमाइड अवशोषण संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में कौन से, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला है इसमें बताया कि लिथियम ब्रोमाइड एक रेफ्रिजरेंट के रूप में और पानी एक अवशोषक रूप में प्रयोग किया जाता है। लिथियम ब्रोमाइड अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में, या फिर पानी एक रेफ्रिजरेटर के रूप में और लिथियम ब्रोमाइड एक अवशोषक के रूप में, या फिर अमोनिया एक शीतलक के रूप में और लिथियम ब्रोमाइड एक अवशोषक के रूप में प्रयोग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी कि पानी एक रेफ्रिजरेंट के रूप में और लिथियम ब्रोमाइड एक अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीले बल्ब का तापमान 100% सापेक्षिक आर्द्रता पर सूक्ष्म बल्ब तापमान होता है, ये बताना है कि गीले बल्ब जो तापमान है 100% सापेक्षिक आर्द्रता पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं हम लोग, उस पर सूक्ष्म बल्ब का तापमान कैसा होता है ये बताना है। पहला उसके बराबर होगा के समान, या फिर उससे कम होगा, या फिर उससे अधिक, या फिर उससे क्या होगा, सिंपल सा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, बताइए दोस्तों कैसा होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, चैट में जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारे के उसके बराबर ही होगा, यानी कि के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें ए सही है। दोस्तों अगर अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। आज से हमारा UWT भी ख़त्म हो गया, या हमारी भी मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बस आपके इसमें दो चैप्टर केवल EDD में बचे हैं, तो वो भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीतलन और निरार्द्रीकरण के दौरान विशिष्ट आर्द्रता कैसी रहती है, स्थिर रहती है, बढ़ता है, घटता है, फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। तो शीतलन और निरार्द्रीकरण के दौरान जो विशिष्ट आर्द्रता होती है कैसी होती है, वो हमारी घटती है, सिंपल सी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन नंबर हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एयर रेफ्रिजरेटर काम करता है किस चक्र पर काम करता है दोस्तों, ये बताना है। उलट कार्नोट के साइकिल पर, बेल कोलमैन के, या फिर सी ए और बी दोनों। ठीक है ना दोस्तों, ये या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों, बताना है आपको। तो सिंपल सा है, ये हमारा जो एयर रेफ्रिजरेटर होता है ये दोनों पर वर्क करता है, यानी कि उलट कार्नोट और बेल कोलमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है। ठीक है ना दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। सौर संचालन होता है, शांत संचालन होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा करता है, या फिर बहुत कम बिजली की खपत होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो हमारी प्रशीतन की जो अवशोषण प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है, कैसा होता है, शांत संचालन रहता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेफ्रिजरेंट का अवांछनीय, जिसे हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो अवांछनीय गुण कौन सा है? गैर विषैला, गैर ज्वलनशील, गैर विस्फोटक या फिर उच्च उबलते बिंदु। दोस्तों जल्दी से चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट का अवांछनीय गुण क्या होता है। ठीक है ना, बताइए इसमें कौन सा होगा पहला। तो इसमें से कौन सा? उच्च उबलते बिंदु। ये हमारा कैसा होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा कैसा है? एक अवांछनीय गुण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है? डी नंबर ऑप्शन हमारे इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाष्प संपीड़न प्रणाली में विस्तार या थ्रॉटल वाल्व से गुजरने के बाद रेफ्रिजरेंट की स्थिति कैसी रहती है? ये दोस्तों आप लोगों को बताना है कि संपीड़न प्रणाली में विस्तार या थ्रॉटल वाल्व से गुजरने के बाद रेफ्रिजरेंट की स्थिति कैसी रहती है? उच्च दबाव संतृप्त तरल हो जाता है, फिर गीला वाष्प हो जाता है, फिर बहुत गीला वाष्प हो जाता है, फिर सूक्ष्म वाष्प हो जाता है। ये बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? ठीक है ना, इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कि बहुत गीला वाष्प हो जाता है। कैसा हो जाता है? बहुत गीला वाष्प हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है। मानव शरीर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर तब सहज महसूस करता है जब शरीर में संचित ऊष्मा होती है। कैसी होती है दोस्तों ये बताना है। सकारात्मक, भी नकारात्मक, या फिर शून्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कैसा होगा? सी सही है, शून्य। कौन सा? शून्य। यानी कि हमारा मानव शरीर कब सहज महसूस करता है? जब शरीर में संचित ऊष्मा कैसी होती है? शून्य होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 टन प्रशीतक 1000 किलो बर्फ के पिघलने के अनुरूप प्रशीतन प्रभाव के बराबर होता है, लेकिन ये किसके कितने टाइम पे? तो 1 घंटे में, 1 मिनट में, 24 घंटे, फिर 12 घंटे में। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? चैट पे बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कि 24 घंटे में। यानी कि 24 घंटे में एक बार कितना कूल कर रही है, ठीक है ना, और 1 टन प्रशीतन उसी के बराबर हमारा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब आपेक्षिक आर्द्रता होती है तो आर्द्र बल्ब अवनमन शून्य होता है। ठीक है ना, कब शून्य होता है ये बताना है, पहला ऑप्शन है। तो शून्य, 0.5, या फिर 0.7, या फिर 1। तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन नंबर कैसा होता है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डी सही है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर जिन लोगों ने भी अभी क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है सुपरसोनिक वायुयानों और रॉकेटों के लिए प्रयुक्त शीतलन होता है। कौन सा शीतलन प्रयोग किया जाता है? सरल वायु शीतलन प्रणाली, बूस्ट स्ट्रप एयर कूलिंग सिस्टम, कम परिवेश वायु शीतलन प्रणाली, या फिर पुनर्योजी वायु शीतलन प्रणाली। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा हमारा सही है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। तो सुपरसोनिक वायुयान और सिंपल सा रॉकेटों के लिए प्रयुक्त शीतलन प्रणाली कौन सी है दोस्तों? वो होती है हमारी पुनर्योजी वायु शीतलन प्रणाली। कौन सी होती है? पुनर्योजी। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डी सही है। ठीक है ना दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कम तापमान और दबाव पर एक रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या फिर गर्मी से घटती है, बढ़ती है, वही रहते हैं, अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है दोस्तों? ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी कि बढ़ती है। कैसी होती है? बढ़ती है, यानी कि गुप्त ऊष्मा क्या करती है? कम तापमान और दबाव पर एक रेफ्रिजरेंट के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कैसी है? बढ़ती है। ठीक है ना, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आप बी सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेंट में होना चाहिए कैसा? एक उच्च समझदार गर्मी, एक उच्च कुल गर्मी, या फिर उच्च गुप्त गर्मी, या फिर कम गुप्त गर्मी। इसे हम लोग लेटेंट हीट, उच्च गुप्त गर्मी है, कम गुप्त गर्मी। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? जल्दी से चैट में बताइए। दोस्तों हम आपको बता दें कि रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेंट कैसा होना चाहिए? सही नंबर उच्च गुप्त गर्मी का होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हवा के संवेदनशील प्रणाली के दौरान क्या घट जाता है? ये बताना है। गीले बल्ब का तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, सूक्ष्म बल्ब तापमान, या फिर विशिष्ट आर्द्रता। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है दोस्तों? कि हवा के संवेदनशील शीतलन के दौरान क्या घट जाता है? बताइए जल्दी से दोस्तों। हम इसमें बता दें आपका क्या घट जाता है? सूक्ष्म बल्ब का तापमान घट जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के लिए सेल की ट्यूब और ट्यूब कंडेंसर बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है दोस्तों? ये बताना है। कॉपर का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, फिर पीतल का। जल्दी से बताइए दोस्तों चैट सेक्शन में कि कौन सा हमारा इसमें सही है ऑप्शन। दोस्तों हम आपको बता दें अमोनिया रेफ्रिजरेटर सिस्टम के लिए सेल की जो ट्यूब और ट्यूब कंडेंसर किसका बना होता है? वो दोस्तों बना होता है हमारा स्टील का। किसका बना होता है दोस्तों? सिंपल सा किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, R12। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें व्यापक रूप से जो
उपयोग होने वाला रेफ्रिजरेंट है वो कौन सा है? R12 है। कौन सा है दोस्तों? R12 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमोनिया का क्वथनांक दोस्तों कितना होता है दोस्तों, ये बताइए, ठीक है ना। अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? पहला है -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर -30 डिग्री सेंटीग्रेड, या -33.3, या फिर -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? दोस्तों हम आपको बता दीजिए अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है, -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाष्प संपीड़न प्रणाली में कंडेंसर से गुजरने से पहले रेफ्रिजरेंट की स्थिति कैसी होती है, ये बताना है दोस्तों। संतृप्त तरल होता है, गीला वाष्प होता है, सूक्ष्म संतृप्त वाष्प होता है, या फिर सुपर हीटेड वाष्प होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब हमारा वाष्प संपीड़न प्रणाली में कंडेंसर से गुजरने के बाद जो रेफ्रिजरेंट की स्थिति होती है वो कैसी होती है? सिंपल सी सुपर हीटेड वाष्प होती है। कैसी होती है? सुपर हीटेड वाष्प होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रशीतकों के फ्रियान समूह कैसे हैं? ज्वलनशील, विषाक्त, गैर ज्वलनशील और विषाक्त, गैर विषैले और गैर ज्वलनशील। बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसमें से हम बता दें दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डी सही, यानी कि गैर विषैले और गैर ज्वलनशील होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रेफ्रिजरेंट का वाष्प दाब होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये बताइए। वायुमंडलीय दबाव से कम होना चाहिए, वायुमंडलीय दबाव से अधिक होना चाहिए, वायुमंडलीय दबाव के बराबर होना चाहिए, या फिर कुछ भी हो सकता है। बताइए दोस्तों कौन सा है। चैट में जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही है दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें रेफ्रिजरेंट का जो वाष्प दाब कैसा होना चाहिए, वायुमंडलीय दबाव से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सूक्ष्म संपीड़न का लाभ यह है कि, क्या लाभ है? यह उच्च गति का उपयोग करने की अनुमति देता है, यह वाष्पीकरण में पूर्व वाष्पीकरण की अनुमति देता है, इसका परिणाम उच्च वॉल्यूमेट्रिक और यांत्रिक दक्षता में होती है, फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए सूक्ष्म संपीड़न का क्या लाभ होता है दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें इसका क्या लाभ होता है दोस्तों। सिंपल से ये सभी लाभ होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? पहला इसमें पहला कौन सा दिया गया? पहला दिया गया है उच्च गति का उपयोग करने की अनुमति देता है, यह वाष्पीकरण में पूर्ण वाष्पीकरण की अनुमति देता है, इसका वाष्पीकरण उच्च वॉल्यूमेट्रिक और यांत्रिक दक्षता में होता है। ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म बल्ब तापमान कैसा रहता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा इसमें। चैट में जल्दी से बताइए सभी लोग कि आर्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म बल्ब का तापमान कैसा होता है। तो आपको बता दें कैसा होता है, स्थिर रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? वो हमारा स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अमोनिया अवशोषण संयंत्र में निम्नलिखित उपकरणों के लिए ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। कंडेंसर, वाष्पीकरणकर्ता, अवशोषक, कंडेंसर, अवशोषक और विभाजक, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से बताइए। दोस्तों हम आपको बता दें कि अमोनिया अवशोषण संयंत्र में निम्नलिखित उपकरणों के लिए ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? तो वो होती है हमारी सभी के लिए, यानी कि कंडेंसर, अवशोषक और विभाजक, इन सभी के लिए हमारी ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें दोस्तों डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक एयर रेफ्रिजरेशन संचालित होता है, किससे संचालित हो? कार्नोट चक्र से, उलट कार्नोट, या फिर रैंकिन का चक्र, या फिर बेटन का चक्र। बताइए इसमें कौन सा दोस्तों सही है। तो एयर रेफ्रिजरेशन संचालित होता है किस चक्र द्वारा दोस्तों? तो दोस्तों वो किस चक्र द्वारा होता है? बेटन चक्र द्वारा होता है, सिंपल सा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? डी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हवाई जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन आमतौर पर निम्नलिखित रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हवाई जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन के तौर पर किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है? CO2 का, या फिर फ्रियॉन का 11 का, फिर फ्रियॉन 22 का, या फिर वायु का। जल्दी से बताइए। तो इसमें से दोस्तों हम आपको बताएं इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? वायु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारे इसमें डी सही है, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रियान का उपयोग करते हुए एक प्रशीतन प्रणाली में रिसाव का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा पता लगाया जाता है? हाइलाइट मसाल जो पता लगाने पर हरी लौ के प्रकाश उत्पन्न करती है, सल्फर की छड़ें जो पता लगाने पर सफ़ेद धुआं देती हैं, फिर अभिकर्मकों का उपयोग करके, या फिर महक के द्वारा। दोस्तों हम बता दें फ्रियान का जो उपयोग करते हुए प्रशीतन प्रणाली में रिसाव का पता लगाया जाता है कि हाइलाइट मसाल जो पता लगाने पर हरी लौ प्रकाश के तरीके उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारे इसमें ए सही है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस किसके बीच जुड़ी होती है दोस्तों, ये बताना है कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो एक्सपेंशन डिवाइस होती है वो किसके बीच जुड़ी होती है? कंप्रेसर और कंडीशनर के बीच, कंडेंसर और रिसीवर के बीच, रिसीवर और वाष्पीकरण, या फिर वाष्पीकरण और कंप्रेसर के बीच। जल्दी से बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस जो होती है वो किसके बीच जुड़ी होती है? रिसीवर और वाष्पीकरण करता के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है।
ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आमतौर पर सर्दियों के एयर कंडीशनिंग में हवा को गर्म और नमी देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए जल्दी से। आर्द्रीकरण, निरार्द्रीकरण, ताप आर्द्रीकरण या फिर शीतलन और निरार्द्रीकरण, जल्दी से बताइए दोस्तों। आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने इस बार प्रिंट करके ये क्वेश्चन लाए हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह को जोड़ लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन के मैं यहाँ पर आज जो कूलिंग चैप्टर होगा कम्प्लीटली आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये यूडब्ल्यूटी आज से तो हमारी यूडब्ल्यूटी जो पूरा सब्जेक्ट है वही खत्म हो रहा है, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। आईएमआरई सब्जेक्ट को भी मैंने अच्छे लेवल पे कंप्लीट किया। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो आईएमआरई का हर एक टॉपिक मैंने उसके 18 ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स लिए हैं ऑब्जेक्टिव के। उसके बाद मैंने 57 थ्योरी लेक्चर्स लिए हैं यूडब्ल्यूटी वगैरह के, और ईडीडी के भी केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों जोड़ लीजिए सभी को। दोस्तों हम बता दें कि आमतौर पर सर्दियों के एयर कंडीशनर हवा को गर्म और नमी देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है सिंपल ताप और आर्द्रीकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, सिंपल सा ताप और आर्द्रीकरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का हिमांक कितना होता है, ये बताना है आपको। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -56.6, -75.2 डिग्री सेंटीग्रेड, -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड, -135.8 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इसमें कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही है, यानी कि -75.2 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रयोग किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का, मतलब प्रयोग कह रहे हैं, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड का जो हिमांक है वो इतना होता है, -75.2 डिग्री। 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके अनुरूप होता है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है ना। पहले ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सही है जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें ए सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको आते भी होंगे कहीं ना कहीं। वायु के संवेदनशील तापमान के दौरान क्या घट जाता है, गीले बल्ब का तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, सूक्ष्म बल्ब तापमान या विशिष्ट आर्द्रता, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों, जल्दी से बताइए चैट में। दोस्तों हम आपको बता दें वायु के संवेदनशील तापमान के दौरान क्या घट जाता है, तो वो हमारी घट जाती है सापेक्ष आर्द्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर अभी तक जिन आप लोगों ने अगर चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आज से हमारा यूडब्ल्यूटी जो सब्जेक्ट है वो टोटली कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ ये बता दूँ आपको कि अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है ना। उसका नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सबके अब एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिए। आपके जो, अगर आपका सपोर्ट रहेगा इसी तरीके से, तभी मैं अब ईडी की जो 2 क्लासेस हैं वही कंप्लीट करूँगा। अदरवाइज़ अगर आपका सपोर्ट नहीं रहता तो दोस्तों फिर मेरी मेहनत करने का क्या है, आप, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कम से कम 50 लाइक्स तो तुरंत पहुँचाइए जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसका PDF चाहते हो तो ज़रूर, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर कोई भी डाउट्स है आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स, बुक्स की PDF, ये सारा का सारा आपको, और इंपॉर्टेंट नोटिस, ये सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी इसमें शेयर कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।